जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास और आज का जो टॉपिक है वो मौर्य वंश है। मौर्य वंश में हम सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। मगध के सबसे शक्तिशाली या कहें कि प्राचीन भारत के प्राचीन इतिहास के सबसे शक्तिशाली कोई शासक रहे हैं तो वो सम्राट अशोक रहे हैं। सम्राट अशोक की हम नीति के बारे में जानेंगे, इनकी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे, हम इनकी धर्म की नीति के बारे में जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्राचीन इतिहास में 101% अगर क्वेश्चन बनते हैं तो अशोक काल से बनते हैं। तो अशोक के बारे में हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जानते हैं बारीकी से। देखिए, सम्राट अशोक इनका जो शासनकाल था वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक का इनका शासनकाल रहा है। अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे। इनकी जो माता थी वो शुभ्रांगी था। अच्छा, दिव्यदान एक बुद्ध धर्म का ग्रंथ है और उसके अनुसार इनका जो नाम है एक जगह धर्मा भी मिलता है, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। इनकी जो पत्नी थी देवी थी, जिनको महादेवी बोला जाता है, विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी और कहें कि अशोक की ये प्रथम पत्नी भी थी। इन्हीं पत्नी से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था। ये महेंद्र और संघमित्रा ये दो बहन भाई जो थे ये श्रीलंका जाते हैं बुद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। आगे हम इनके बारे में जानेंगे। अन्य जो पत्नियां थी वो असंघमित्रा था। असंघमित्रा अशोक की ये पटरानी हुआ करती थी। कारुबाकी जो थी वो तीवर की माँ थी, तो इनका एक बेटा और होगा तीवर। तिस्रक्षा या तिस्रक्षिता, इसने बौद्ध वृक्ष की क्षति पहुंचाई थी, ऐसा ये इतिहास में निकल के आता है। एक पत्नी और थी जिनका नाम था पद्मावती, ये कुरान की माँ थी, मतलब कुराल की माता थी, अशोक की पत्नी थी। इनका एक बेटा और था कुराल। अब देखते हैं नोट। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के दो पुत्र महेंद्र व कुराल तथा दो पुत्रियां संघमित्रा एवं चारुमती का उल्लेख मिलता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब आते हैं सम्राट अशोक के बारे में। देखिए, सम्राट अशोक को है ना कई नामों से बुलाया जाता है। अभिलेखों की अगर बात करें तो कई अभिलेखों में इनको देवान प्रिय के नाम से, देवनाम प्रिय के नाम से जानते हैं। भाबरू का एक अभिलेख है जो राजस्थान में है, वहां पे इनको प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। मास्केरी, गुजरा और नैतुर ये मध्य प्रदेश में अभिलेख है, वहां पे इनका जो नाम मिलता है वो अशोक मिलता है। प्राणों में इनका जो नाम है वो अशोक वर्धन मिला है। अगर रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख की बात करें तो वहां पे इनका नाम अशोक और कई जगह अशोक वर्धन नाम मिला है। अब इनके राज्याभिषेक की बात करते हैं। बिंदुसार ने मरते समय अपने पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहा, परंतु मंत्री जो उनके थे राधागुप्त की सहायता से अशोक को शासक बनाया गया। देखिए, इनके जो मंत्री थे राधागुप्त वो चाहते थे कि सुसीम की जगह अशोक राजा बने, क्योंकि अशोक के अंदर न्याय करने की क्षमता बहुत अच्छी देखी गई थी। ये जब सुसीम जो थे ये वहाँ तक्षशिला में ये थे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था। तो बता रहे थे कि अशोक जाते हैं और उस विद्रोह को दबा लेते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि अशोक जो थे इनके अंदर न्याय करने की क्षमता बहुत अच्छी थी, प्रशासन चलाने की भी कौशल कला थी। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, ऐसा ये माना जाता है। हालांकि अशोक के 5वें जो शिलालेख में इनके जीवित भाइयों का वर्णन भी मिलता है। राजरोहण के पूर्व अशोक उज्जैन अवंती व तक्षशिला का प्रांतीय शासक हुआ करता था। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनका राज्याभिषेक। तो सम्राट अशोक का 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, लेकिन 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। उसका कारण ये था कि 273 में गद्दी पे तो बैठ गए, 4 साल बाद इनका राज्याभिषेक क्यों हो रहा है, तो बताया जाता है कि 4 वर्ष तक उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था। और ऐसा एक किताब है बुद्ध धर्म की, महावंश और दीपवंश में बताया गया है। आगे चलते हैं। अब इनका राज्याभिषेक हो जाता है और अशोक जब राजा बन जाते हैं तो इनके कुछ अशोक के विजय अभियान होते हैं और इनका हम शासनकाल जानते हैं कि कहां से कहां तक है। देखिए, केवल चोल पांड और सातिपुत्र केरल पुत्र ताम्रपाणी श्रीलंका को छोड़कर अशोक का जो साम्राज्य था संपूर्ण भारतवर्ष में था। ये द्वितीय शिलालेख से इनको मिलता है। आप देखेंगे तो ये पूरा भारत जो है वो पूरा एक छत्र जो शासन था वो अशोक ने किया। या आप देखेंगे नीचे का हिस्सा रह जाएगा थोड़ा सा, ये यहाँ का दक्षिण में थोड़ा इनका नहीं था। अच्छा, यहाँ पे एक कलिंग पड़ता है, तो कलिंग को ये बाद में जीतेंगे,
तो 261 में कलिंग का युद्ध होता है। तो कलिंग के युद्ध के बारे में जानते हैं। वर्तमान का जो उड़ीसा है, वर्तमान का उड़ीसा है, वो प्राचीन काल का कलिंग हुआ करता था। अशोक का समकालीन सिंहल नरेश तिस था, राजा जो था। अशोक ने 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी थे, मतलब 5 देशों के राजा बताते हैं। एंटियोकस जो सीरिया के राजा थे, तुर्मे जो थे वो मिस्र के राजा थे, एनिकिया मैसेडोनिया के राजा थे, और मकमा जो थे वो साइरिन के राजा थे। अलेक्जेंडर एपाइरस वहाँ के राजा थे। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाए थे, ऐसा साक्ष्य मिलता है। और साक्ष्यों में एक किताब है राजतरंगिणी। इस किताब में ऐसा मिलता है कि श्रीनगर और नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाए थे अशोक ने। अशोक के राज्य में कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश शामिल था। अगर आप मैप में देखोगे तो देखिए ये बंगाल वाला पूरा एरिया, नेपाल वाला पूरा एरिया, और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा भारत के अंदर समाहित था उस समय। अब आते हैं कलिंग के विजय के बारे में। देखिए राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, और ऐसा जो इसका जो उल्लेख दिया गया वो 13वें शिलालेख में दिया गया है। कलिंग आक्रमण के समय वहां का जो राजा था वो नंदराज था। हाथी गुम्फा के अभिलेख से पता चलता है 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हुए। बड़े व्यापक तरीके से ये कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग के भीषण नरसंहार को देखकर अशोक विचलित हो गए, शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इससे पहले अशोक जो थे वो ब्राह्मण मतनायु थे, मतलब ब्राह्मण की विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति थे। ये देखिए इसमें बताते हैं जब ये कलिंग युद्ध हुआ तो 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल थे। इसकी जानकारी हमें 13वें शिलालेख से मिलती है। 13वें शिलालेख से इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जब लोग कोई मरता है ना तो उसकी 13वीं होती है। तो ऐसा मान लीजिए कि 1.5 लाख लोग मरे तब 13वीं हुई, तो 13वें शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है कलिंग के युद्ध की। अब आते हैं कलिंग के युद्ध में। जब कलिंग का युद्ध हुआ तो ऐसा बताया जाता है कि इनके अशोक के जो परिवार वाले थे और कुछ बौद्ध भिक्षु थे वहां के लोग, अशोक ने जिन लोगों को मारा, जिन लोग घायल हो गए, उनकी मरहम पट्टी कर रहे थे। ये सब देख के, खून को देख के अशोक जो थे वो विचलित हो गए, और विचलित हो गए तो उन्होंने क्या किया कि हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, ऐसा उसमें दिया गया है। अच्छा, एक बनते थे उपगुप्त नाम के। आगे चलते हैं। अशोक का धार्मिक दृष्टिकोण। दिव्यदान के अनुसार उपयुक्त जो थे वो बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म को दीक्षित किया और उनको अहिंसा का मार्ग बताया। अशोक तथागत बुद्ध के चरण चिन्हों को पवित्र हुए स्थानों पर गया तथा उनकी पूजा की। अशोक की इस यात्रा का क्रम गया में गई, जिसे बौद्ध गया बिहार में माना जाता है। कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर बुद्ध की परिनिर्वाण हुआ था। लुम्बिनी जहाँ पे उनका जन्म हुआ था बुद्ध का। और कपिलावस्तु, यहाँ के राजा थे कपिलावस्तु शुद्धोधन, जहाँ पे इनका घर था। सारनाथ में पहली बार इन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन दिया बुद्ध ने, तो वहाँ पे भी गए। और श्रावस्ती में लंबे समय तक इन्होंने प्रवचन दिए थे, बहुत ज़्यादा दिए, और वर्षावास भी सबसे ज़्यादा यहीं किया था। तो इन सभी जगहों पे अशोक गए। अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान अशोक ने लुम्बिनी में बलि बोलते हैं धार्मिक कर को समाप्त कर दिया तथा भूमि कर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति थे। हालांकि उन्होंने बुद्ध धर्म के मतलब धर्म का मार्ग तो पकड़ लिया, लेकिन फिर भी ये सभी धर्म संभाव की भावना रखते थे, है ना। तो ये था। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं कि देखिए सम्राट अशोक ने पूरे देश के अंदर 84,000 स्तूप बनवाए, मतलब बुद्ध विहार बनवाए। और ऐसा बताया जाता है कि बुद्ध के जहाँ जहाँ चरण पड़े, जहाँ जहाँ बुद्ध गए, वहाँ सम्राट अशोक ने बुद्ध विहार बनवाए। तो ये भी आ जाता है कि 84,000 बुद्ध विहार उन्होंने बनवाए थे। आगे देखते हैं अशोक का धम्म। देखिए, धर्म को पाली भाषा में धम्म कहा जाता है। और अगर धम्म की व्याख्या किया जाए तो धम्म किस काम आता है? धम्म क्या करता है? हमारे आचरण को शुद्ध करता है, हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करता है,
तो धर्म जो होता है वो आचरण करने वाली वस्तु होती है, मतलब एक इसको हम आचरण करते हैं। और अगर धर्म को पाली भाषा की अगर बात करें तो कहते हैं ना कि पाली भाषा पहले प्राचीन हुआ करती थी। सबसे पहले शायद प्राचीन भाषा जो रही है वो प्राकृतिक और पाली भाषा रही है, बुद्ध के समय में भी पाली भाषा रही है। तो पाली भाषा में धर्म को बुद्ध कहते हैं। अशोक के धर्म की परिभाषा राहुल वासुदेव से ली गई है। स्वयं नियंत्रण करना, अपने आप को स्वयं नियंत्रण करना अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत है। अशोक के अलावा शाली शुक ने धम्म का अनुसरण किया। देखिए धम्म का जो मतलब होता है वो अशोक के धम्म चक्र में दिया गया है, और जो 24 जिसमें जो तीलियां हैं वो हमें बताती है कि हमें कौन से समय पे 24 घंटे पहले सतर्क रहना चाहिए। और हर एक तीलियों का मतलब भी है, जैसे संबोधि है, अश्वता, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, आयतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जन्म, प्रमोद, प्रीति, प्रारंभ, सुख, समाधि, यथार्थ, निविदा, वैराग और भिन्मुक्ति और आश्रम 6। ये सभी क्या है कि हर एक तीलियों का अपना एक अर्थ निकलता है। यही थी अशोक की धम्म नीति। आगे चलते हैं। धम्म की व्याख्या। अशोक के दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में अशोक के धम्म की व्याख्या है। इनके अनुसार धम्म साधुता है। इसको ऊपर कर लेते हैं, एक सेकंड। देखिए अशोक बोलते हैं कि जो धम्म है, धम्म साधुता है, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में दया करना, दान तथा सुचित, जीव हिंसा न करना, माता पिता व बड़ों की आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों के प्रति आदर तथा सभी के प्रति उचित व्यवहार करना आदि धम्म के अंतर्गत आते हैं। मतलब जितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं व्यक्ति की वो सभी धम्म के अंतर्गत आती हैं। धम्म प्रचार के लिए भेजे गए व्यक्ति जो थे वो महेंद्र और संमित्रा थे, इनके पुत्र एवं पुत्री थी, और ये श्रीलंका गई थी धम्म के प्रचार करने के लिए। आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेख की बात करें तो देखिए अशोक के जो अभिलेख का विभाजन है ना 3 भागों में किया जाता है। एक तो होते हैं शिलालेख। शिलालेख होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं। स्तंभ लेख का मतलब होता है कि एक लंबा सा स्तंभ है और इसमें बहुत सारी चीजें उत्कीर्ण है, बहुत सारे अक्षर उत्कीर्ण है। गुहा लेख का मतलब होता है कि किसी गुफा में अगर कोई गुफा बनी है उसमें कोई अभिलेख बना हुआ है। पत्थर का शिलालेख में उत्कीर्ण शासनादेश और स्तंभों पर उत्कीर्ण शासनादेश, गुफाओं में उत्कीर्ण शासनादेश। इनकी जो लिपि थी वो केवल ब्राह्मी लिपि थी। नोट शिलालेख एवं स्तंभ लेख में कोई अंतर नहीं है, यह केवल आकार एवं आकृति में भिन्न है। शिलालेख बड़े होते हैं जबकि स्तंभ लेख छोटे होते हैं। लिपि का भी अपना एक अंतर होता है। ये आप देखिए इनके शिलालेख, ये बृहद शिलालेख है, ये स्तंभ शिलालेख है, ये स्तंभ शिलालेख का उदाहरण है ना। आगे चलते हैं। देखिए अभिलेखों की भाषा, अधिकतर अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में है। उत्तर पश्चिम के अभिलेखों में खरोष्ठी एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। नोट, सर्वप्रथम टी पैंथर नामक विद्वान ने अशोक की लिपि का पता लगाया एवं सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के लेखों को पढ़ा था। ये कई बार पूछा जाता है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के लेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, ये आपको याद रखना है। खरोष्ठी एवं अरामिक लिपि के शिलालेख, सहवाज घड़ी का शिलालेख जो था वो खरोष्ठी लिपि का उदाहरण है। मनसेहरा का अभिलेख जो है वो खरोष्ठी लिपि का उदाहरण है। तक्षशिला एवं लगमान अभिलेख यह अरामाइक लिपि का उदाहरण है। सर ए कोना कंधार में ये अभिलेख है, इसमें अरामाइक लिपि और यूनानी भाषा दोनों का मिक्स दिया गया है। अब आते हैं बृहद लिफाफ, ये प्राकृतिक भाषा में लिखित है। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा के अभिलेख को दिल्ली मंगवाया था। आगे अभिलेख हम दिखाएंगे आगे आपको। इलाहाबाद प्राकृतिक भाषा में लिखित, इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, जहांगीर ने इसे इलाहाबाद में मंगवाया है ना। कौशाम्बी का अहमद स्तंभ लेख रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक की रानी का कारुबाकी का पुत्र तीवर का उल्लेख दिया गया है। और रुमिन देई अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के सभी अभिलेख जो है वो विषय प्रशासनिक, जबकि रुमिदेई अभिलेख का विषय आर्थिक था। आगे देखते हैं इनके 14 शिलालेख। अशोक के वो 14 शिलालेख जिनसे उन्होंने अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया। तो इनके 14 शिलालेख थे। 14 शिलालेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
है ना। तो एक एक शिलालेख के हम बारे में जानते हैं। देखिए पहला शिलालेख, इस लेख को गिरनार संस्करण भी कहा जाता है। इसमें पशु बलि की निंदा की गई है और उसे निषेध किया गया है। ऐसे समाज जिनमें पशु वध होता हो पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें अशोक ने कहा है कि अपनी अभी राज्य का पक्षीवाला में एक हिरण व 2 मोर मारे जाते हैं, भविष्य में ये भी समाप्त कर दिए जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि जो अशोक थे वो पशु हिंसा के बहुत ज़्यादा विरोधी थे, है ना। तो जब उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग के अहिंसा का मार्ग त्यागा, तब उनके अंदर ये जब उन्होंने धम्म की नीति अपनाई, तब उन्होंने ये सारी चीज़ें लागू की। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मैंने अपने सीमांत शक्तियों को पड़ोसी राज्यों में भी मानव व पशु चिकित्सा का प्रबंध किया गया है। मतलब मानव और पशुओं का चिकित्सा संबंधी उसका प्रबंध किया गया है। तो मनुष्य के साथ साथ इन्हें पशुओं की बहुत बड़ी चिंता थी। तीसरा शिलालेख, देखिए इसमें रज्जु युक्त प्रादेशिक उल्लेख किया गया है कि राजकीय के 12वें वर्ष अधिकारियों को यह आदेश दिया जाता है कि वे हर 5 वर्ष दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। वर्तमान की आप शासन व्यवस्था भारत के अंदर देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ एक विधायक तक कभी घूमने नहीं आता है, लेकिन पहले क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो अधिकारी है शासन और प्रशासन से जुड़ा हुआ है, उन्हें 5 वर्ष के बाद दौरे पर जाएं, है ना, राज्य का भ्रमण करें, दौरा करें। अब चलते हैं आगे। चौथा शिलालेख, देखिए इस अभिलेख में देहली घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की गई है। धर्मानुशासन ये अच्छा काम है जिसके लिए मनुष्य को शीलवान होना आवश्यक है ना। तो इसमें शीलों की बात करी गई कि व्यक्ति को शीलवान होना चाहिए। 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। अशोक कहते हैं कि मैंने राज अभिषेक के 13वें वर्ष महामात्रों की नियुक्ति की है। महामात्र जो थे वो जाएंगे जनता में और अच्छी बातें बताएंगे, और लोगों का ये काम है कि उन महामात्रों की सम्मान करना, उन्हें घर पे बैठाना, मतलब उनसे कुछ अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। छठा शिलालेख देखते हैं, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसमें अशोक अपने प्रतिवेदकों को आदेश देते हैं कि मैं जहाँ भी रहूं मुझे प्रजा के विषय में सूचना दें, सर्वलोक हित से बढ़कर कोई काम नहीं है। देखिए ये बात सबसे महान बनाती है अशोक के लिए कि मैं जहाँ भी रहूं प्रजा के विषय में मुझे सूचना दें। शायद पहला राजा था जो ये कहता था कि आप रात के 12 बजे आइए, घंटा बजाइए, राजा रात के 12 बजे निकलेंगे और आपके न्याय करेंगे। तो ऐसे राजाओं की खास जरूरत अभी भी है, हालांकि मिलते नहीं है ऐसे राजा। 7वां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। वह कहता है कि सब जगह सब संप्रदाय के मनुष्य निवास करें क्योंकि वे सब संयम और आत्मशुद्धि चाहते हैं, है ना। तो संभाव की नीति दिखाई दे रही है ना, सभी धर्मों के प्रति। 8वां शिलालेख, इसमें भी अशोक की धम्म यात्राओं का वर्णन किया गया। उसने राज अभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्राएं शुरू की और सबसे पहले बौद्ध गया गया। अशोक ने कुल 256 रातें अपनी धम्म यात्रा में बिताई थी, ऐसा मिलता है 8वां शिलालेख में। 9वां शिलालेख, आगे देखते हैं। देखिए इस शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। इसमें धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। दास और सेवकों को शिष्ट व्यवहार करें तथा श्रमणों को, गुरुजनों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। तो ये आगे ना सर्वगुण संभाव वाली नीति जो थी, है ना, सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी के गुरुओं का सम्मान करना है, ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। आज के समय में बस इसी की कमी दिखाई देती है और भारत की जो राजनीति है ना वो धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा हावी होती जा रही है। राजनीति जो थी है उस पर धर्म हावी हो गया है ना। ये नहीं होना चाहिए, जबकि हमारी जो लड़ाई है ना वो शिक्षा, चिकित्सा और रक्षा की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन हम अपनी लड़ाई को भूल गए हैं। तो चलिए छोड़िए इस टॉपिक को, विवादित है। 10वां शिलालेख पढ़ते हैं। इसमें आदेश दिया जाता है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में कार्य करें। इसमें यश व कीर्ति की निंदा तथा धम्म नीति को श्रेष्ठता पर विचार किया गया है। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्यवस्था की गई है तथा धम्मदान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि धर्म जो धम्म है उसके लिए आप दान दीजिए ताकि धम्म जो है वो आगे बढ़ता रहे, धर्म विलुप्त नहीं होना चाहिए।
इसमें स्त्री महामात्रों और ब्रज भूमिकों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। इससे पता चलता है कि महिलाओं का बहुत बहुत ज़्यादा सम्मान था। इसमें अशोक की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाया गया है। इसमें सभी संप्रदायों के सम्मान की बात कही गई है। तो यही बातें हैं जिससे अशोक को महान बनाते हैं। और आगे देखते हैं 13वां शिलालेख कलिंग का। इसमें कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। इसमें धम्म विजय को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी जिक्र किया गया है। इसी में अशोक के आठविक जनजातियों की धमकी दी है कि धम्म का मार्ग चुना है, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। मतलब सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर आपने अहिंसा का मार्ग चुना तो क्या होगा कि परिणाम बुरा होगा। तो सीधे कह रहे हैं कि वो हिंसा को मतलब धम्म को चुनिए। धम्म का मतलब है कि आप अहिंसा वाले मार्ग को मत चुनिए, धम्म को चुनिए। 14वां शिलालेख देखने क्या कहता है। अच्छा, ये जो कलिंग जो युद्ध हुआ था ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। 61 ईसा पूर्व BC जिसको बोलते हैं ना। चलिए 14वां शिलालेख। इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया और कहा कि मेरा राज्य बहुत बड़ा है, इसमें बहुत से लेख लिखवाए गए हैं, आगे भी लिखवाऊंगा। हो सकता है इन लेखों में कुछ त्रुटि हो गई हो, है ना। तो ये थे 14 शिलालेख जिनसे अशोक महान बने। अब आते हैं इनके स्तंभलेख के बारे में। देखिए मेरठ का जो स्तंभलेख है, मेरठ से प्राप्त फिरोजशाह जो तुगलक है वो दिल्ली लेकर आए थे फारुखशियार के शासनकाल में, और ये खंडित भी हो गया था। टोपरा स्तंभलेख, टोपरा गांव यमुनानगर हरियाणा में है। फिरोजशाह तुगलक इनको भी दिल्ली लेके आया। तो आप ये देखेंगे ना, ये 2 स्तंभलेख है ना। ये आगे चलते हैं। लोरिया नंदगांव स्तंभलेख, चंपारण जिला बिहार में। ये यहाँ पर मयूर, हालांकि हमको ये मिला नहीं कहीं पे भी, बहुत ढूंढा। मयूर चित्र अंकित एक अभिलेख है और यह है रामपुरवा स्तंभलेख। 2 स्तंभलेख प्राप्त। एक स्तंभलेख जो है विहीन है, लेखायुक्त स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है, और वर्तमान में ये जो स्तंभ है ये राष्ट्रपति भवन में स्थापित है। लेखा विहीन स्तंभ पर वृषभ वेल की आकृति उत्कीर्ण की गई है। रुक्मीदेवी का स्तंभलेख सबसे छोटा स्तंभलेख है। यह नेपाल से प्राप्त है। शासनादेश का विषय आर्थिक और बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था इससे पता चलता है। सांची का स्तंभलेख बहुत ज़्यादा फेमस है, और सांची के स्तंभलेख अगर देखोगे तो ये सांची का स्तूप है, गोलकार, बहुत सुंदर बना हुआ है। सारनाथ का स्तंभलेख, जहाँ से हमें ये अशोक की लाट हमें प्राप्त हुई है, यह है। रानी का अभिलेख, कौशाम्बी स्तंभलेख, इलाहाबाद मध्य प्रदेश। अशोक की रानी कारुबा की पुत्र और तीवर का उल्लेख मिलता है, तो वो हमें मिला नहीं अभिलेख। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे अशोक के प्रशासनिक व्यवस्था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे अशोक के शासनकाल के बारे में, है ना। ठीक है, जय हिंद।